वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 का सेशन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था कुछ टाइप की इंडस्ट्रीज़ जो हमारे बिजनेस में होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं कॉमर्स, अपने आगे का पार्ट कि कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, अब देखो, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है, हमारे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, या फिर स्टोर करने में, या फिर फाइनेंसिंग करने में, तो वो सब की सब क्या होंगी, कॉमर्स होंगी। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। अगर वहाँ पे तुम लोगों से एमसीक्यू पूछा गया, ठीक है, कि विच वन इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, सो तो आंसर इज कॉमर्स। ठीक है, तो आंसर तुम लोगों का कॉमर्स होगा, क्योंकि कॉमर्स को ही बैकबोन कहते हैं इंडस्ट्री की। कैसे कहते हैं ये अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स ये क्या है। हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब ये क्या है, ट्रेड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स। इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, हम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाला काम कैसे कर सकते हैं, ट्रेड से। ठीक है, ट्रेड क्या करता है, एक लिंक करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है, हम ट्रेड के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान तक सामान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब ये क्या होता है, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बिकॉज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि सपोज करो असम में चाय बनती है। ठीक है, तो अब जो चाय बनती है, जो टी उगती है असम में या दार्जिलिंग में, ठीक है, सॉरी, तो क्या होता है, क्या सिर्फ वहीं के लोग वो कंज्यूम करते हैं, नहीं, हम लोग भी करते हैं। तो ये क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ये चीज़ ये हमारी दिक्कत सॉल्व करता है। ठीक है, क्या करता है, असम में चाय बनती है, आती है असम से और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बट जाती है। ठीक है, समझ रहे हो, तो क्या हो गया, चीज़ उगी एक जगह, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के थ्रू वो क्या हुई, वो पूरे इंडिया में सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये किस चीज़ को दूर करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, देखो, बिकॉज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर इंडिया में कॉटन उग रही है तो पूरे वर्ल्ड में से एक्सेप्ट इंडिया कोई और कॉटन यूज ही नहीं करेगा, नहीं, इट्स इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर सामने वाले को कॉटन चाहिए, आओ इंडिया के पास और कॉटन लो। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑफ कॉमर्स हेल्प टू रिमूव हेल्प टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, दस इट हेल्प्स इन रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, ट्रेड करता था, रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, और प्लेस में कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब ये क्या होता है, सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर, सो देयर इज अ टाइम गैप, द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ गुड्स होते हैं जो साल के एक पर्टिकुलर टाइम में उगते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो डिमांड होती है ना, वो पूरे साल होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जाम्पल जनवरी और फरवरी। ठीक है, जनवरी और फरवरी में हम लोगों ने अगर राइस की या वीट की खेती कर ली, ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं इतनी ज़्यादा खेती कर लूँगी राइस की और वीट की जनवरी फरवरी में कि वो ना मेरे पूरे साल चल जाए। ठीक है, तो अब जो मैं इतना सारा गुड बना रही हूँ, जो मैं इतने सारे राइस और वीट की क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो अब वो मुझे रखने के लिए भी तो कहीं चाहिए होगी ना। ठीक है, तो वो हिंड्रेंस कौन रिमूव करता है, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना एक्सेस बना हुआ माल स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, और जब उस माल की डिमांड आएगी तब हम वेयर हाउस में जाके माल निकालेंगे और उस जगह तक पहुंचा देंगे थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ये कौन दूर करता है, वेयर हाउसिंग। ठीक है, कुछ गुड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में उगाए जाते हैं और उनकी जो डिमांड होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब तुम उन गुड्स को एक्सेस क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटीज में बना लोगे, तो तुम्हें उन गुड्स को वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब उनकी डिमांड आएगी तो तुम वेयर हाउस में जाओगे, निकालोगे और उन्हें बेच दोगे। ठीक है, तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम कौन रिमूव करता है, वेयर हाउसिंग। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन रिमूव करता था, ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन रिमूव करता था, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी,
गलत बोल दिया मैंने। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन रिमूव करता था? ट्रेड, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन रिमूव करता था? ट्रांसपोर्टेशन। अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम कौन रिमूव करता है? वेयर हाउसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब ये क्या होता है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स इन बल्क, डज मेकिंग पेमेंट टू them becomes difficult. Banking branches of commerce helps in removing the hindrance of exchange, ठीक है। अब क्या होता है? प्रोड्यूसर जब इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में पैसा बना रहा है, सॉरी, प्रोड्यूसर जब इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली ही नीड्स मनी फॉर दैट, ठीक है। रॉ मटेरियल लेगा, लेबर्स को वेजेस देगा, और अगर उसका खुद का लैंड नहीं है तो लैंड रेंट पे लेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब उसे क्या पर चाहिए होगा? अब उसे उधार के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा, ठीक है। तो बैंकिंग एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को रिमूव करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा? प्रोड्यूसर जाएगा बैंक के पास, कहेगा भाई साहब अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, ठीक है, जाएगा कहेगा भाई साहब मुझे रॉ मटेरियल के लिए लोन चाहिए, ठीक है। बैंक कहेगा ये ले भाई लोन ले, ठीक है। या फिर भाई साहब मुझे लैंड लेनी है, ले भाई लोन ले। या भाई साहब मुझे मशीन लेनी है, ले भाई लोन ले, ठीक है। तो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज कौन रिमूव करता है? बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क में देखो क्या होगा, क्या पता फ्लड आ गया, मेरी सारी की सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया? या फिर चोरी हो गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, आग लग गई मेरे खेत में, ठीक है। तो इन सारे के सारे हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कौन रिमूव करेगा? इंश्योरेंस। अगर मैंने ऑलरेडी फायर इंश्योरेंस ले रखा है, या फ्लड इंश्योरेंस, या नेचुरल कैलेमिटी वाला इंश्योरेंस ले रखा है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो भी गई मेरे फार्म में, ठीक है, या मेरे लैंड पे, तो ठीक है, मेरे पास इंश्योरेंस है, मैं उस इंश्योरेंस में अपना सारा का सारा काम कवर कर लूँगी, या जितने भी मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उसके मुझे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कौन रिमूव करता है? इंश्योरेंस। देखो इसमें क्या लिखा है, देयर इज वेरियस टाइप ऑफ रिस्क प्रेजेंट इन बिजनेस, इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच रिस्क, ठीक है। अगर तुमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, जैसे कि सपोज करो हम लोग डेली रूटीन की अगर बात करें तो हम लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेके रखते हैं, कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस अगर आगे जाके कोई हमें बीमारी हो जाए, जैसे अभी मुझे पीछे टाइफाइड हो गया था, ठीक है, और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ठीक है, मेरा जो भी 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ था वो सारा का सारा उस हेल्थ इंश्योरेंस ने कवर कर लिया था। तो ये भी क्या हो गया? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। और किसने कवर करा इसको? इंश्योरेंस ने, ठीक है। नेक्स्ट, दस इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन रिमूव करता था? ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्ट। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, बैंकिंग। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब ये क्या होता है देखो जरा, इसमें क्या होता है, कोई तुमने नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है। नाउ अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है? थ्रू एडवर्टीजमेंट, ठीक है, थ्रू एडवर्टीजमेंट। जब लोग उस जगह, उस चीज़ के जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए देखेंगे, या उसे टीवी एड्स में देखेंगे, या बिल बोर्ड्स पे देखेंगे, ठीक है, तो क्या वो चीज़, वो प्रोडक्ट उन लोगों को अट्रैक्ट करेगा और उनकी नॉलेज में आएगा कि हाँ जी भाई ऐसा भी एक प्रोडक्ट आया है हमारे मार्केट में, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। और इसे कौन रिमूव कर दिया? एडवर्टीजमेंट, ठीक है। देखो, जनरली द कस्टमर डोंट नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट विच आर सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। कस्टमर को नया नहीं पता चलता कि कौन सी नई चीज़ मार्केट में आई है, लेकिन उन्हें कैसे पता चलती है? जब हम उसके पोस्टर लगे हुए देखते हैं, या हम उनका ऐड देखते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, जैसे गूगल पे भी तुम लोग, गूगल पे भी क्या, सॉरी, ऑनलाइन भी तुम लोग देखते होगे, यूट्यूब वीडियोज़ के बीच में ही ऐड आता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कोई नया कॉलेज खुला, अभी तुम लोग देखोगे जब तुम्हारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो तुम लोग क्या देखोगे कि, या अभी भी तुम लोग देख ही रहे होगे, तो क्या होगा, तुम्हारे स्कूल के बाहर एक कार्ड लेके खड़ा रहता है इंसान, आओ हमारी कोचिंग में, आओ हमारी कोचिंग में, और वी विल प्रोवाइड दिस टू यू, वी विल प्रोवाइड दैट टू यू, ठीक है। या फिर 12th क्लास के जब तुम बोर्ड्स लेके निकलोगे तो एक इंसान कॉलेज के पैम्पलेट्स लेके खड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? एडवर्टीजमेंट, जिससे वो कॉलेज बच्चों की नॉलेज में आ गया, हाँ दिस इज ऑल्सो द कॉलेज। लेकिन मैं सच बताऊं, अच्छे कॉलेजेस कभी भी खुद को एडवर्टीज नहीं करते, ठीक है। तुमने कभी भी नहीं देखा होगा, तुम तो अभी क्या ही देखोगे, 12th के बाद तुम लोग ये चीज़ें एनालाइज करोगे, तुमने कभी भी नहीं देखा होगा कि अच्छे कॉलेजेस तुम्हें खुद सामने से फ़ोन कर रहे हैं कि आओ और एडमिशन लो, नहीं, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस, रेपुटेड कॉलेजेस कभी भी खुद को एडवर्टीज नहीं करते, ठीक है। उनके पास जनता खुद जाती है एडमिशन लेने, ठीक है। खैर ये बहुत ही भटकता हुआ टॉपिक हो गया। तो हाँ, तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज कौन रिमूव करता है? हमारी एडवर्टीजमेंट, ठीक है। थ्रू एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट इज गिवन टू द कस्टमर, दस एडवर्टाइजिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ कॉमर्स जिसमें हमने पढ़ा प्रॉब्लम,
कौन रिमूव करता है? प्रॉब्लम कौन रिमूव करता है? ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है ट्रेड, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव करता है ट्रांसपोर्ट, हिंड्रेंस ऑफ टाइम रिमूव करता है वेयर हाउसिंग, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज रिमूव करता है बैंकिंग, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिमूव करता है इंश्योरेंस, एंड हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज कौन रिमूव करता है? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स जो तुमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, वरना तुमसे केस स्टडीज में पूछ सकते हैं। ठीक है, जरा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में क्या है, सबसे पहला है हमारा ट्रेड। देखो, trade means buying and selling of goods and services. It facilitates exchange of goods and services between producer and consumer. ठीक है, buying and selling of goods and services between producer and consumer, ये क्या हो गया? ट्रेड। ठीक है, एक इंसान आ रहा है, मेरे गुड्स ले लो, दूसरा इंसान उसे कंज्यूम कर रहा है, मतलब कंज्यूमर उसे खरीद रहा है, सो दिस इज ट्रेड। ठीक है, अब देखो ट्रेड भी कुछ प्रकार के होते हैं। क्या होता है? सबसे पहला है हमारा इंटरनल ट्रेड। अब अगर मैं तुम्हें सादी सिंपल सी भाषा में बताऊं, इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है दैट इज इंटरनल ट्रेड। ट्रेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अब चाहे वो ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर से साउथ में हो रहा है, साउथ से वेस्ट में हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट में हो रहा है, या फिर मिडिल में हो रहा है। ठीक है, जो भी ट्रेड पूरा का पूरा इंडिया के अंदर हो रहा है दैट इज विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स हो रहा है, वो क्या होता है? हमारा इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो है वो जो विद इन द कंट्री हो रही है, एंड नो कस्टम ड्यूटी इज पेड इन इंटरनल ट्रेड। कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब गुड्स बाहर से आते हैं, ठीक है, या हम इंपोर्ट करते हैं तब लगती है कस्टम ड्यूटी। लेकिन इंटरनल ट्रेड में तो कस्टम ड्यूटी लगती ही नहीं है, क्योंकि ना हम गुड्स बाहर भेज रहे हैं ना गुड्स बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड क्या होगा? जो भी ट्रेड हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, ठीक है, वो इंटरनल ट्रेड होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। सबसे पहला हो गया होलसेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या हो गया? इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन बल्क। होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर एंड सेल देम टू रिटेलर्स। ठीक है, अब होलसेलर है एक, होलसेलर इज अ मिडिल मैन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, मतलब बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एक फार्मर है, फार्मर को मैं क्या लूंगी? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो क्या कर रहा है? गुड्स बना रहा है। ठीक है, उसने आलू बनाए, ठीक है, मैं होलसेलर हूँ, मैंने उससे आलू 100 किलो आलू खरीद लिए, ठीक है, और मैंने जाके मार्केट में रिटेलर को बेच दिए। रिटेलर कौन हो गया? दुकानदार, जिनसे कस्टमर माल खरीदता है। ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने बल्क में गुड्स खरीदे मैन्युफैक्चरर से और वो जाके रिटेलर को बेच दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया होलसेल ट्रेड। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? होलसेल लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर को बेच देता है। ठीक है, अब देखो होलसेल ट्रेड इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन बल्क, मतलब बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, wholesale buy goods, wholesaler buy goods from producer that is manufacturer and sell them to the retailer। ठीक है, next is retail trade। अब ये क्या होता है? it means buying and selling of goods in smaller quantities। the retailer buy goods from wholesaler and sell them to the customer। ठीक है, अब क्या हुआ था? मैंने 100 किलो आलू लिए थे मैन्युफैक्चरर से, मैं थी होलसेलर। ठीक है, मैंने रिटेलर को दे दिए 10 किलो आलू। ठीक है, अब रिटेलर वो 10 किलो आलू, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, जैसे कि तुम जहाँ से सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आते हो, ठीक है, तो जो सब्जी मंडी में तुम्हें सब्जी बेचते हैं वो कौन होते हैं? रिटेलर। ठीक है, वो होलसेलर से छोटी क्वांटिटीज़ में खरीदते कि हाँ यार चल आज 5 किलो टमाटर दे दे और 10 किलो प्याज दे दे, 10 किलो आलू दे दे। ठीक है, तो वो कौन होते हैं? रिटेलर। तो रिटेल ट्रेड क्या होता है? जब छोटी क्वांटिटी में रिटेलर गुड्स खरीदता है होलसेलर से और कस्टमर्स को बेच देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिटेलर। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जब हम क्या करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब बाहर वाली कंट्री से मैंने क्या करे? गुड्स खरीद लिए, या फिर बाहर वाली कंट्री को मैंने गुड्स बेच दिए, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल ट्रेड। अब देखो ये क्या हो गया? It means buying and selling of goods and services beyond the geographical line of a country। ठीक है, मैं इंडिया गुड्स बेच रहा है अमेरिका को, ठीक है, या फिर जैसे कि अगर मैं अभी बात करूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वॉर इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं रशिया से, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब कंट्री के बाहर से जो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, अलग अलग देशों के बीच में। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल ट्रेड। कस्टम ड्यूटी इज पेड इन एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ठीक है, इट टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज। ठीक है, 2 कंट्रीज में होता है जैसे कि रशिया एंड इंडिया, या फिर मोर देन 2 कंट्रीज। ठीक है, 2 तो इन्वॉल्व होती ही हैं। नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। अब क्या हो गया? एक्सपोर्ट, इट मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री।
ठीक है, बाहर वाली कंट्री को गुड्स बेचना, ठीक है। इम्पोर्ट, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ठीक है। एंड एंट्री पोर्ट, अब ये क्या होता है, इट मीन्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ कि फॉर एग्जाम्पल रशिया और यूएसए, ठीक है। अब क्या हुआ, रशिया ने मुझसे कहा इंडिया से कि यार भाई एक काम कर, ज़रा ना यूएसए से बर्गर मंगा दे, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं यूएसए से बर्गर इंपोर्ट करूँगी रशिया एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं किसी और कंट्री को देने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एंट्री पोर्ट, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, अगर तुम्हारे बिजनेस में, अगर तुम्हारे फादर्स बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, माल मंगाएंगे किसी और इंसान को देने के लिए, ठीक है। हाँ भाई 10 किलो काजू भेज दे, और 10 किलो काजू ऑलरेडी किसी और इंसान ने मांगे होते हैं, इसलिए तो 10 किलो काजू मंगाए हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो दिस इज एंट्री पोर्ट। अब देखो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब तुम्हारा बस ये ही बचा है थोड़ा सा, बस ये 5-10 मिनट का सेशन और होगा, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।